हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल करियर स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 6 ऑफ 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो ये हमारा पार्ट 6 है और हमारे अभी तक 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए। तो इस पार्ट में हम टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 15 और ये 15 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन लास्ट ईयर के हैं और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए गए हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना ताकि आपको 15 के 15 क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 6। सो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, इफ़ वी ड्रॉ ए मैट्रिक्स ऑफ SWOT एनालिसिस इन विच क्वाड्रेंट विल द एंट्री ऑफ अदर मार्केट प्लेयर बी प्लेस्ड? ए वीकनेसेस, बी अपॉर्चुनिटी, सी स्ट्रेंथ, डी थ्रेट्स। तो देखो, SWOT एनालिसिस में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हमारे SWOT एनालिसिस में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक होता है वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ और थ्रेट्स। अब ये कह रहा है मार्केट में ना एक नया कंपटीटर आता है। अब नए कंपटीटर के आने से एग्जिस्टिंग फर्म को क्या नुकसान होगा? उसके मार्केट शेयर में कमी आएगी, उसको ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। तो बेसिकली ये चीज़ जब भी होती है इसको थ्रेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो नया मार्केट में अगर कोई भी कंपटीटर आता है तो इसको हम थ्रेट की कैटेगरी में डालेंगे। तो आंसर इज़ डी, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। अच्छा, नेक्स्ट पे जाने से पहले SWOT एनालिसिस के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। SWOT एनालिसिस बेसिकली क्या है? एनालिसिस इज़ अ फ्रेमवर्क। SWOT एनालिसिस इज़ अ फ्रेमवर्क यूज्ड टू इवेल्युएट अ कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशंस एंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो बेसिकली क्या करता है SWOT एनालिसिस? कंपनी की पोजीशन को इवेल्युएट करता है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इवेल्युएट करता है और ये हेल्प करती है कंपनी को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाने में। ठीक है, तो बेसिकली अगर कंपनी को पता है अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये चारों अगर पता है कंपनी को तो कंपनी आसानी से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो SWOT एनालिसिस बेसिकली इवेल्युएट क्या करता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर को इवेल्युएट करता है। देखो, इंटरनल फैक्टर एक स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल फैक्टर है और अपॉर्चुनिटी थ्रेट एक्सटर्नल फैक्टर्स है और ये करंट और फ्यूचर पोटेंशियल्स को भी इवेल्युएट करता है। तो बेसिकली SWOT एनालिसिस एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल की तरह काम करता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा देखो, ये है हमारा SWOT एनालिसिस का पूरा 4 क्वाड्रेंट का फॉर्मेट किस तरीके से। देखो, पहला स्ट्रेंथ है, दूसरा वीकनेस है, तीसरा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? एक ब्रांड, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, लॉयल कस्टमर बेस, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, यूनिक टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। तो ये सारी कंपनी की क्या है? स्ट्रेंथ शो कर रही है। और वीकनेसेस क्या है? वीक ब्रांड है, हायर देन एवरेज टर्नओवर है और हाई लेवल ऑफ डेट्स हैं। ठीक है, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ चेन है, लेक ऑफ कैपिटल है। ये सारी कंपनी की वीकनेसेस बता रहे हैं, कमजोरियां बता रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी क्या है कि मार्केट में कोई फेवरेबल चेंज हो जाए, पॉलिसी में चेंज हो जाए कंपनी, या टैरिफ में कटौती कर दे, या फिर गवर्नमेंट कोई ऐसा चेंज ला दे जिससे कंपनी को दिख रहा है भाई मेरे प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो वो सारी अपॉर्चुनिटी की कैटेगरी में आता है। और थ्रेट्स में क्या है? अगर कोई कंपनी मार्केट में कोई ऐसा चेंज आ जाए या फिर कंपनी को कोई कंपटीटर आ जाए, ठीक है, या फिर मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए, तो ये सारे कंपनी के लिए थ्रेट्स का काम करती है जो कंपनी को फ्यूचर में जाकर हार्म पहुंचा सकती है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। तो 72 क्वेश्चन आज का है, विच फैक्टर विल बी कंसिडर्ड एज पर SWOT एनालिसिस इफ देयर इज कट इन टैरिफ्स ऑन एक्सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट कंपनी। अब देखो क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट कंपनी की बात कर रहा है कि ये एक्सपोर्ट कंपनी की क्या पोजीशन रहेगी अगर टैरिफ में कटौती कर दी जाए, किस पे? एक्सपोर्ट पे। अब देखो, अब ये कह रहा है टैरिफ में कटौती करोगे, तुम टैरिफ में कटौती करोगे तो एक्सपोर्ट कंपनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकती है। तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये फैक्टर आपका? ये फैक्टर जाएगा अपॉर्चुनिटी वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि कंपनी की एक तरीके से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखेगी और कंपनी कुछ ज़्यादा ही अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगी कम टैरिफ रेट की वजह से। ठीक है, चलो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। राइजिंग मटेरियल प्राइसेस विल बी अ फैक्टर ऑफ SWOT एनालिसिस। अब देखो, कौन सा फैक्टर कौन सा क्वाड्रेंट में आता है? राइजिंग मटेरियल। अब प्राइस बढ़ रहे हैं मटेरियल के। अब मटेरियल के प्राइस बढ़ने से क्या होगा? कंपनी की सेल्स कम हो जाएगी, तो कंपनी को हार्मफुल इम्पैक्ट सहने पड़ेंगे फ्यूचर में। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? थ्रेट्स में। ठीक है ना।
चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74। सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली अरेंजेस द फॉलोइंग इवेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस इवेंट। ये कहने का मतलब है कि भाई जो सबसे पहले इवेंट हुआ है इन चारों में से उसको पहले नंबर पे लगाओ, ठीक है, और उसके बाद जो हुआ उसको दूसरे नंबर पे, फिर ऐसे करके सोहन लगाना है। तो आप देखो ध्यान से कि सबसे पहले इन चारों में से हुआ क्या है। तो बेसिकली देखो सबसे पहले इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हुआ था, ये हुआ था 1860 के अराउंड, ठीक है, और फिर हुआ था इसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये हुआ था 1911 के अराउंड, और फिर इसके बाद हुआ था हॉथरॉन स्टडी 1920 के अराउंड, फिर इसके बाद आई थी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव 1954 के अराउंड। तो लगा लो असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले फोर्थ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर वन। तो इसका आंसर है हमारा बी, ठीक है। चलो इसको डिटेल में भी समझ लेते हैं क्या होता है एक एक करके। देखो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल दैट एम्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय क्लियरली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव दैट आर एग्रीड टू बाय बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ना मैनेजमेंट हो रहा है, बट किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, किसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि हमें दोनों के ऑब्जेक्टिव अगर कंसीडर करके चलेंगे तो वहाँ पे मैनेजमेंट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव सेट करना, गोल सेट करना, फिर उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो इसका एम्फेसाइज मेन किस पे होता है, सेटिंग ऑफ ए गोल्स, ठीक है। तो गोल सेट करना इसका सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव है। अब ये मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव किसने दिया था, गिवन बाय द पीटर ड्रकर इन 1954 इन द बुक ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया था, पीटर ड्रकर ने। कौन सी बुक में मेंशन था, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, या फिर द बुक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बेसिकली है क्या, गोल पे ध्यान रखने वाली पॉलिसी, मतलब गोल के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। हॉथॉर्न स्टडी क्या थी, देखो ये कंडक्टेड ऑन दी वर्कर एट हॉथॉर्न प्लांट। तो मतलब वर्कर्स पे कंडक्ट की गई थी, ये जानने के लिए कि वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरीके से वर्कर की लाइफस्टाइल, वर्किंग एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो बेसिकली ये बिहेवियर चेक करने के लिए किया गया था, इसलिए इसको कहते हैं बिहेवियरल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। और ये किसने किया था भाई, एल्टन मायो ने किया था, फ्रिट्स रोथलिस बर्जर ने किया था। तो इन दोनों ने मिलकर किया था। बेसिकली सबसे बड़ा जो रोल होता है वो इसका एल्टन मायो का, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1920 में, ठीक है। और हॉथॉर्न स्टडी मैंने बता दिया, इसका मेन फोकस होता है ऑन मैनेजरल स्ट्रेटेजी इनकॉर्पोरेटिंग द सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने मैनेजरल स्ट्रेटेजी के साथ ह्यूमन के बिहेवियरल को भी साथ में लेकर चला, और इस पर क्या नतीजा निकला इन्होंने इसको चेक करके बताया, ठीक है। तो बेसिकली रिजल्ट जो ये था कि हम वर्किंग एनवायरनमेंट को चेंज करके हम एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म तक बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक नहीं बढ़ा सकते। इसका जो कंक्लूजन था स्टडी का ये था। चलो आगे देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो ये 12th क्लास की बुक में FW टेलर का दिया हुआ है। इनका मेन मोटिव लेबर की एफिशिएंसी बनाने को लेकर था, और या फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को लेकर था, इम्प्रूव द इकोनॉमिक एफिशिएंसी और स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और इनको किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनका मेन काम क्या था, साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करना था, ठीक है। ये सबसे जो मैनेजमेंट का पार्ट होता है सबसे नीचे लेवल पे काम करा था उन्होंने, ठीक है। और क्या था इन्होंने करा आगे, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर। अब इसके प्रिंसिपल कौन कौन से, पहला प्रिंसिपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है ना। 4 प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट फॉर ईच पर्सन। तो ये 4 है। तो आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, हु इज़ अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर। और मेन फोकस किस पे था, इसकी लेबर प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लेकर था। और इसके प्रिंसिपल कौन कौन से थे, 4, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट,
अब इसका मतलब बेसिकली कन्फ्लिक्ट से लेकर है। कन्फ्लिक्ट किस पे होता है? एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट के बीच में या एम्प्लॉयज़ वर्कर्स के बीच में। तो ये कैसे पहचान सकते हो कि इंडस्ट्रियल अनरेस्ट है? ये स्ट्राइक्स की वजह से पता चलता है कि भाई अगर फैक्ट्री में स्ट्राइक हो चुका है या स्ट्राइक हो रही है तो हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है दोनों पार्टी के बीच में, ठीक है। ये सबसे पहले कब हुआ था? 1840 में हुआ था, जब सबसे पहले हमने टेक्सटाइल, ठीक है, मतलब वर्ल्ड में टेक्सटाइल पे न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन अपनाया था। अब जब नया मेथड आया तो भाई वर्कर्स की जॉब जाना निश्चित थी, ठीक है। तो इसी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था, जिसका नाम दिया गया इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, हु वॉज द राइटर ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक। अभी बताया मैंने, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक का राइटर कौन है। अब यहाँ प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट अलग है, प्रैक्टिस, तो ये पीटर ड्रकर है, ठीक है। इसका आंसर है पीटर ड्रकर। अगला कौन है भाई? हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए मतलब HRM का कॉन्सेप्ट देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है या कौन फादर है इसका। अगर हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि हु इज़ अ फादर ऑफ HRM तो क्या लगाओगे? एल्टन मायो। तो कहीं पे भी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड अगर आए और उसमें एल्टन मायो हो तो एल्टन मायो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना उसमें, ठीक है। जब तक कोई क्वेश्चन की मतलब डिपेंड ना करता हो कि वो उससे रिलेटेड ना हो, ठीक है। आगे है 77 क्वेश्चन, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इज अ प्रिंसिपल ऑफ FW टेलर। अभी हमने पीछे डिस्कस किया, ठीक है ना। अगला देखो 78, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कंडक्टेड इन 1920 बाय द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी लोकेटेड इन शिकागो इज पॉपुलरली नॉन एज। अब 1920 में जो स्टडी करी गई थी शिकागो में वो थी हॉथरॉन स्टडी, ध्यान रखना, शिकागो में हॉथरॉन स्टडी करी गई थी, ठीक है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। और किस पे करी गई थी ये? ह्यूमन बिहेवियर को लेकर, ठीक है। चलो 79 क्वेश्चन देखते हैं। अब बैलेंस स्कोर कार्ड इज, अब देखो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है? एक टूल होता है, डी इसका आंसर है, एक टूल होता है, इसका आंसर डी है, अरे डी आंसर है। टूल होता है क्या? फॉर असेसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन अ बैलेंस्ड वे। तो हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बैलेंस्ड वे में असेस करते हैं, मतलब नंबरिंग करते हैं, मार्क्स देते हैं एक तरीके से, और इवेल्युएट करते हैं हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, ठीक है। चलो अच्छा, बैलेंस ऑफ स्कोर कार्ड अगर इसको पढ़ना है तो देखो क्या है। अब बैलेंस्ड स्कोर कार्ड इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव द वेरियस इंटरनल बिजनेस फंक्शन एंड देयर रिजल्टिंग एक्सटर्नल आउटकम्स। तो बेसिकली हमारे इंटरनल फंक्शंस की वजह से क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करना या इसको इम्प्रूव करने को लेकर था। और ये किसने दिया था भाई? गिवन बाय डेविड नॉर्टन एंड रॉबर्ट कपलान इन 1992। ध्यान रखना भाई, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि बैलेंस स्कोर कार्ड गिवन बाय डेविड नॉर्टन और रॉबर्ट कपलान, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ABC लिमिटेड बाय 77% ऑफ अवेलेबल शेयर्स ओनरशिप ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट XYZ। अब देखो ABC कंपनी ने, ठीक है, X के 77% शेयर खरीद लिए हैं, तो ABC कंपनी तो बन गई होल्डिंग कंपनी, ठीक है, जिसने 51% से ज़्यादा शेयर अगर दूसरी कंपनी के खरीदती है तो जो खरीदने वाली कंपनी होती है वो होल्डिंग कंपनी, और जिसको खरीदा जाता है वो सब्सिडरी कंपनी। तो XYZ कौन सी कंपनी है यहाँ पर भाई? सब्सिडरी कंपनी। तो आंसर इसका क्या है हमारा? डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड थ्रू ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस से कौन सी एरर नहीं डिटेक्ट हो सकती? देखो अगर वो डबल साइडेड एरर है तो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रीटिंग एक्सपेंस एज एन एसेट इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है बी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एसेट का भी नेचर डेबिट होता है और एक्सपेंसेस का भी नेचर डेबिट होता है। तो अगर हम चाहे एसेट को डेबिट करो या एक्सपेंसेस को डेबिट करो, बढ़ना डेबिट साइड ही को है, इसलिए ट्रायल बैलेंस पे डेबिट साइड बढ़कर आएगा। बस नेमिंग गलत हो सकती है भाई, एक्सपेंस की जगह एसेट हो सकता है या एसेट की जगह एक्सपेंस हो सकता है। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन दी रॉन्ग साइड ये हमारा सिंगल साइड एरर है, ठीक है। रॉन्ग टोटलिंग सिंगल साइड एरर है। तो बेसिकली दो तरीके के एरर होते हैं, सिंगल साइडेड एरर वो टू साइडेड एरर। जब वन साइडेड एरर होता है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, और जो डबल साइडेड एरर होते हैं जो दो अकाउंट को अफेक्ट करते हैं वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, ठीक है।
82 क्वेश्चन देखते हैं भाई। द टर्म सेज स्टैंड फॉर, देखो सेज तो बहुत ईजी था, कॉन्सेप्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका आंसर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ये बेसिकली एक कंट्री के अंदर ही होता है एक एरिया जहाँ पर कंपनी को या फैक्ट्रीज़ को या इंडस्ट्री को गवर्नमेंट कई सारी फैसिलिटीज़ देती है, कम टैक्स पे करने की आज़ादी देती है 5 साल 10 साल तक, और उनको जो रिसोर्सेस होते हैं कम रेट पे प्रोवाइड करवाती है ताकि इस एरिया का डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है ना, सेज का काम होता है कि उस एरिया का डेवलपमेंट करना, इसलिए गवर्नमेंट भी उनका साथ देती है। तो इसका आंसर है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब डी। अगला है हमारा प्रोफेसर एल्टन मायो कैन राइटली बी कैटेगराइज। अब देखो प्रोफेसर एल्टन मायो आ गया ना, तो ये बिहेवियर चेक करता है ह्यूमन का, तो बिहेवियरल साइंटिस्ट आ गया आंसर। फिजिकल नहीं है, रिलीजियस भी नहीं है, लेजेंडरी लीडर भी नहीं है भाई, बिहेवियर चेक किया था किसका, ह्यूमन का, तो आंसर इसका डी है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा एल्टन मायो के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का इसमें से कौन सा टूल नहीं है। अब देखो ध्यान से, ट्रेंड एनालिसिस है या नहीं, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, या फिर फंड फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। देखो रेशियो एनालिसिस तो एक बात है, इसको कट करो, ये आंसर नहीं हो सकता। ट्रेंड एनालिसिस भी नहीं हो सकता। अब फंड फ्लो एनालिसिस क्या करता है, वर्किंग कैपिटल में चेंजेस निकालता है कि व्हाट इज़ द चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो बेसिकली हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा है ना कि पिछले साल से इस साल में या फिर इस साल में कितना चेंजेस आया, तो ये भी आंसर नहीं है। तो बेसिकली आंसर हमारा है बी। देखो इसका आंसर देखते ही पता चला था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट हमारा एनालाइज नहीं कर सकता, ये टूल की तरह नहीं काम होगा। बेसिकली ये एक अकाउंट है तो टूल की तरह अकाउंट क्यों होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा 85 है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम इज अ रूल दैट इज एप्लीकेबल फॉर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता ही होगा, आई थिंक क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन, और ये जितने भी क्वेश्चन थे जिसमें से 10 क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्ज़ाम से थे और 5 क्वेश्चन हमने खुद बनाए थे। तो अगर आपको क्या कहते हैं पसंद आया हुआ कंटेंट मेरा, या फिर वीडियो पसंद आई हो, सारा कुछ पसंद आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसका पार्ट 7 आएगा जिसमें आपको 15 क्वेश्चन और मिलेंगे, जिसमें लास्ट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।